नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन मित्र चैनल में। सिंगापुर के गोरखाओं की दर्द भरी दास्तान को सुनने से पहले जान लेते हैं सिंगापुर में उनकी गौरवशाली इतिहास के बारे में। सन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद नेपाली, ब्रिटिश और भारतीय सरकारों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत ब्रिटेन और भारत के बीच गोरखा रेजिमेंटों का विभाजन किया गया। उस वक्त ब्रिटिश इंडियन आर्मी में टोटल 10 गोरखा रेजिमेंट्स थे और ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करना है या इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है, इसका निर्णय गोरखा सिपाहियों को खुद ही लेना था। तब 10 में से 6 रेजिमेंट्स इंडियन आर्मी में ज्वाइन हुए और ब्रिटिश आर्मी को मिले 4 रेजिमेंट्स। 1947 में भारत तो ब्रिटेन से आज़ाद हो चुका था, लेकिन सिंगापुर नहीं हुआ था और तब ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सिख रेजिमेंट सिंगापुर में तैनात थे। और जब इंडियन आर्मी ने आज़ादी के बाद अपने सिख रेजिमेंट को वापस बुला लिया, तब उनको रिप्लेस करने के लिए ब्रिटिश गोरखा रेजिमेंट्स की एक टुकड़ी को सिंगापुर भेज दिया गया और 9 अप्रैल 1949 के दिन सिंगापुर गोरखा कंटिंजेंट का गठन किया गया। अब सिंगापुर गोरखाओं का योगदान। 9 अप्रैल 1949 को गोरखा कंटिंजेंट के गठन के तुरंत 1 साल बाद सिंगापुर में उनकी उपस्थिति एक वरदान साबित हुई, जब मलय मूल के लोग और यूरोपियन समुदाय के बीच रेस राइट्स या नस्लीय दंगे हुए, जिसे कहा जाता है मारिया हर्टोग राइट्स, और जो मलय मुस्लिम्स और यूरोपियन समुदाय के बीच हुआ था। इन दंगों को काबू करने में गोरखा कंटिंजेंट ने एक अहम भूमिका निभाई थी। और उसके बाद 1964 में जब सिंगापुर फेडरेशन ऑफ मलेशिया का हिस्सा था, तब 21 जुलाई को प्रॉफेट मोहम्मद के जन्मदिन पर मलय मूल के लोग और चाइनीज मूल के लोगों के बीच दंगे हुए और उसी साल 1964 में जुलाई के बाद सितंबर महीने में भी दोनों गुटों के बीच में फिर से दंगे हुए और इन दोनों दंगों को काबू में लाने के लिए गोरखाओं का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। एक्चुअली हुआ ये कि जब कोई चाइनीज मूल का पुलिस वाला किसी मलय मूल के लोगों पर कार्रवाई करे या मलय मूल का पुलिसकर्मी अगर चाइनीज मूल के लोगों पर कार्रवाई करे, तो दंगे और ज्यादा भड़क जाते थे। और यदि कोई पुलिसकर्मी निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करता तो उसके ही समुदाय के लोग उसका जीना हराम कर देते थे। तो बहुत बड़े काम आई गोरखा टुकड़ी, क्योंकि ये ना तो चाइनीज मूल के थे ना ही मलय मूल के थे। और गोरखा की छवि या रेपुटेशन सिंगापुर में ऐसी थी कि ये बहुत ही बहादुर, निडर, निष्पक्ष और अनुशासित सिपाही होते हैं। 1964 के दंगों के दौरान दोनों समुदाय के बीच इतना ज्यादा तनाव था कि तब पुलिस पेट्रोलिंग के समय एक चाइनीज पुलिसकर्मी और एक मलय पुलिसकर्मी साथ में होते थे, अपने अपने समुदाय के लोगों को समझाने के लिए, जबकि उन दोनों के साथ एक निष्पक्ष चेहरे के रूप में गोरखा की उपस्थिति पेट्रोलिंग टीम में अनिवार्य कर दी गई थी। और इसी वजह से सिंगापुर के फाउंडिंग फादर कहे जाने वाले इंडिपेंडेंट सिंगापुर के पहले प्राइम मिनिस्टर ली कुआन यू की सुरक्षा में, उनके परिवार की सुरक्षा के लिए और जितने भी वीवीआईपी हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी गोरखाओं को दी गई। और प्राइम मिनिस्टर ली कुआन यू ने अपने बायोग्राफी में भी गोरखा के बारे में यह लिखा था। जब मैं ऑक्सले रोड, जो कि ली का निवास है ऑक्सले रोड, जब मैं ऑक्सले रोड पर लौट आया तो गोरखा पुलिसकर्मी संतरी के रूप में तैनात थे। चाइनीज पुलिसकर्मियों द्वारा मलय या मलय पुलिसकर्मियों द्वारा चाइनीज लोगों पर गोली चलाने से बड़े पैमाने पर अप्रत्यक्ष परिणाम हो सकते थे। दूसरी ओर गोरखा तटस्थ थे, इसके अलावा पूर्ण अनुशासन और वफादारी के लिए प्रतिष्ठित थे। सिंगापुर के सारे मेजर ऑपरेशंस में गोरखा कंटिंजेंट ने अपना योगदान दिया है, जिसमें 8 दिसंबर 2013 की लिटिल इंडिया राइट्स भी शामिल है। Enter the police's armed strike teams from the Gurkha contingent and the Special Operations Command. A dozen Gurkhas came in armored personnel vehicles. रिसेंटली 2018 में सिंगापुर गोरखा कंटिंजेंट सबसे ज्यादा सुर्खियों में तब छा गए थे जब किम जोंग उन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच सांग्रीला होटल में शिखर वार्ता को गोरखा कंटिंजेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही थी। और आर्ग्यूएबली जितना मीडिया ने समिट को हाईलाइट नहीं किया था, उतना समिट को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे गोरखा कंटिंजेंट हाईलाइट में आ गए। अब मैं आपको ऐसे 2 कहानी सुनाऊंगा जिससे ये पता चलता है कि आम सिंगापुरियन नागरिक गोरखाओं के बारे में क्या सोचते हैं और उनका कितना सम्मान करते हैं। फिर देखेंगे कि सिंगापुर की सरकार इनको कैसे ट्रीट करती है। 31 मई 2015 की सुबह सिंगापुर में एक घटना घटी जिसे सांग्रीला शूटिंग या शूटिंग ऑफ मोहम्मद तौफीक जहर कहा जाता है। I'm at Anderson Road leading to the Shangri-La Hotel. Earlier on this morning there was one person shot dead and 2 were detained.
उस वक्त सांग्रीला होटल में सांग्रीला डायलॉग हो रहे थे, जिसमें 27 देशों के डिफेंस चीफ्स और डिफेंस मिनिस्टर्स हिस्सा ले रहे थे और सिक्योरिटी बैरिकेड्स के आखिरी पड़ाव पर थे आर्म्ड गुरखा गार्ड्स। तब तौफीक, जो एक लाल रंग की सुबारू इम्प्रेजा कार चला रहा था और उसके साथ 2 पैसेंजर्स भी थे, उनको सिक्योरिटी चेक्स के लिए जब गाड़ी की डिक्की या बूट खोलने के लिए कहा गया, तब उसने बैरिकेड से टकराते हुए और पुलिस ऑफिसर्स की तरफ अपनी गाड़ी को भगाना शुरू कर दिया और बार बार रोकने की चेतावनी देने के बावजूद गाड़ी चलाना जारी रखा। तब वहां तैनात 2 गोरखा सिपाही उसे रोकने के लिए आगे बढ़े और ड्राइवर के आसपास 4 वार्निंग शॉट्स फायर किए और इन फायरिंग के बावजूद गाड़ी नहीं रोकने पर 5वीं गोली सीधे उसके कनपट्टी पर दाग दी गई, जिससे उसकी उसी जगह पर मौत हो गई। घटना के छानबीन के दौरान यह पता चला कि तौफीक एक वांटेड क्रिमिनल था। वो उस वक्त ड्रग्स के नशे में था और अपने दोस्तों के साथ वैश्यालय ढूंढ रहा था। उन तीनों के पास कोई हथियार नहीं थे, लेकिन उनके पास से ड्रग्स और चिलम पाए गए। तौफीक के पत्नी के अलावा कई लोगों ने यह आरोप लगाया कि वो सिर्फ पुलिस से डरकर भाग रहा है और इसकी सजा मौत नहीं हो सकती। लेकिन जनरल पब्लिक, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स और सिंगापुर गवर्नमेंट उस सिपाही के साथ खड़े हुए, क्योंकि वो घटना एक आतंकवादी हमला या कार बॉम्ब हमला भी हो सकता था। उस वक्त सिंगापुर के आम नागरिक सोशल मीडिया पर उस गोरखा को अपनी ड्यूटी सही तरीके से निभाने के लिए तारीफ कर रहे थे। अब दूसरी घटना है 18 फरवरी 2019 की, जब सिंगापुर के एक ऑपोजिशन पार्टी के पॉलिटिशियन और लॉयर ने गोरखा की वफादारी, उनके सिंगापुर में उपस्थिति और ऐसे कई सारे सवाल खड़े कर दिए। तब सिंगापुर की जनता ने उनके उस फेसबुक पोस्ट पर कमेंट के माध्यम से इतना कोसा कि सिर्फ 2 दिन बाद उनको दूसरी पोस्ट फेसबुक पर डालनी पड़ी अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए। आखिर में अब देखते हैं द प्लाइट ऑफ सिंगापुर गोरखास। देखते हैं कि इनकी समस्याएं क्या क्या हैं और कैसे इनके साथ भेदभाव होता है। सबसे पहले तो गोरखा और उनके विधवाओं की पे और पेंशन सेम पोजीशन में कार्यरत सिंगापुर नागरिकों से कम होती है, जो ना इंडियन आर्मी में होता है ना ही ब्रिटिश आर्मी में होता है। यानी इंडिया में एक भारतीय सिपाही या उसके विधवा को जितना पे और पेंशन मिलता है, सेम उतना ही एक गोरखा सिपाही को भी मिलता है। उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता है, जो आज भी सिंगापुर में हो रहा है। एक सिंगापुर गोरखा की पत्नी को सिंगापुर में उनके काबिलियत के हिसाब से नौकरी ढूंढने की या काम करने की परमिशन नहीं है और उनको सिर्फ एक हाउसवाइफ के रूप में ही घर पर रहना पड़ता है। तीसरा, सिंगापुर में जन्मे गोरखा के बच्चों को अपने पिता के रिटायर हो जाने के बाद वापस नेपाल जाना पड़ता है और अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर सकते और इन बच्चों को ना ही सिंगापुरियन सिटीजनशिप मिलती है और ना ही परमानेंट रेसिडेंसी। और जब ये बच्चे नेपाल जाते हैं तो वहाँ की कल्चर और सोसाइटी में घुल मिलने में उनको कठिनाई आ जाती है, जिससे उनको फैमिली प्रॉब्लम्स और करियर ब्रेकडाउन्स का सामना करना पड़ता है। हालांकि लेटेस्ट जानकारी के अनुसार अब इनके बच्चे अपने पिता के रिटायर हो जाने के बावजूद भी सिंगापुर में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, लेकिन वापस तो उनको जाना ही पड़ेगा। चौथा, सिंगापुर में कोई भी विदेशी PR या परमानेंट रेसिडेंस होल्डर है, वो लोकल महिलाओं के साथ शादी कर सकता है। इतना ही नहीं, इवन वर्क परमिट होल्डर भी मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर से अप्रूवल लेकर लोकल महिलाओं के साथ शादी कर सकते हैं, लेकिन गोरखा नहीं कर सकते और ना ही उनको सिंगापुर के लोगों के साथ घुल मिलने दिया जाता है। उनके रहने, खाने, खेलने और मेडिकल की व्यवस्था एक अलग से जगह पर बनाई गई है, जिस जगह का नाम है माउंट वर्नॉन कैंप। अब पांचवा, गोरखा अगर सर्विस के दौरान घायल हो जाता है या बीमारी की वजह से अगर ड्यूटी छोड़नी पड़ती है और वापस जाना पड़ता है तो उनको उचित कॉम्पेंसेशन नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर आपने फ्रेंच फॉरेन लीजन की मेरी वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि अगर कोई फॉरेनर लीजन में सर्विस के दौरान घायल होता है या खून की एक बूंद भी गिरती है तो उसे तुरंत फ्रेंच सिटीजनशिप दिया जाता है। ऐसी समस्याएं बार बार बताए जाते हैं सिंगापुर गोरखास, खासकर रिटायर्ड सिंगापुर गोरखाओं द्वारा, जिनका समाधान उनको आज तक नहीं मिला है। और इनकी एक्स गोरखा संगठन ने 16 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड सिंगापुर के सरकार को दिए हैं, जो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द पूरी की जाए। अब सिंगापुर के आम नागरिक 2 ग्रुप्स में बटे हैं। एक ग्रुप इनके मांगों का समर्थन करते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनकी समस्याओं से चिंतित नहीं हैं और ये कहते हैं कि इनको भर्ती होने से पहले सारी चीजें पता होती है तो रिटायर होने के बाद सवाल या कोई डिमांड नहीं करनी चाहिए और अगर जो भी प्रावधान है वो पसंद ना हो तो इन्हें सिंगापुर आना ही नहीं चाहिए। तो मेरा सवाल यह है कि चाहे इनको पहले से पता हो या ना हो या किसी और कारण से भी,
अपने ऊपर हो रहे भेदभाव के बारे में बताना चाहिए या नहीं, और अगर उनकी मांगे जायज हैं तो उन्हें मांगनी चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि अगर कोई इंसान किसी देश के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकता है तो उस व्यक्ति को सिटीजनशिप नहीं तो कम से कम पीआर स्टेटस देना तो बनता ही है। आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।